ये फर्स्ट यूनिट एफएम यानी फंक्शनल मैनेजमेंट। इसमें पहला चैप्टर जो है ना वो इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट है। अब मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। अब अगर मैनेजमेंट को डिफाइन करना हो तो तीन अलग अलग तरीके से मैनेजमेंट को डिफाइन कर सकते हैं। पहला है मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन। तो मैनेजमेंट में अगर हम डिसिप्लिन की बात करें तो डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? इट इज अ फील्ड ऑफ स्टडी। फील्ड ऑफ स्टडी का मतलब स्टडी करने का ऐसा क्षेत्र, बोलते हैं ना अपने गुजराती में, ऐसा हैविंग वेल डिफाइंड कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल। इसके कंसेप्ट और प्रिंसिपल यानी इसके जितने भी ख्याल है और जितने भी नियम है वो पहले से डिफाइंड है। जब हम मैनेजमेंट को प्रिंसिपल की तरह से बात करें तो उसमें हम क्या इंक्लूड करेंगे? प्रिंसिपल और कंसेप्ट को इसके साथ इंक्लूड करेंगे, जिसके नॉलेज से आपको एड्स लिखा है, AIDS, इसका मतलब हेल्प यानी मदद मिलेगी इन मैनेजिंग एक्टिविटीज ऑफ अ बिजनेस कंसर्न। यानी अगर हम डिसिप्लिन की बात करें तो एक लाइन में अगर मैं बताना चाहूं तो क्या आएगा कि वो कंसेप्ट और प्रिंसिपल के बेस के ऊपर। दूसरी बात, मैनेजमेंट इज ए ग्रुप ऑफ पीपल। इसमें ग्रुप ऑफ पीपल में कौन लोग आते हैं? यहाँ टैग लिखा हुआ है कि ऑल दोस पर्सनल जो परफॉर्म करते हैं मैनेजरियल फंक्शंस को ऑर्गेनाइजेशन। अब मैनेजरियल फंक्शंस यानी कौन कौन से? तो पहला प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग और पर्सनल, ये चार अलग अलग। दिस अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट इज क्वाइट पॉपुलर। MCQ आ सकता है, सबसे पॉपुलर अप्रोच कौन सा? तो मैनेजमेंट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल। However, it does not serve our purpose of defining the term management। लेकिन यहाँ मैनेजमेंट की डेफिनेशन के बारे में कुछ नहीं लिखा गया। अब मैनेजमेंट को अगर हम प्रोसेस की तरह से, इन स्टडी मैनेजमेंट डिसिप्लिन वी जनरली रिफर टू मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस। यानी मैनेजमेंट प्रोसेस मानते हैं। प्रोसेस का मतलब क्या? तो सिस्टमेटिक मेथड ऑफ हैंडलिंग एक्टिविटीज, यानी कोई भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए एक बराबर मेथड को अगर हम यूज करते हैं तो। However, the management process can be treated as complex। कारण कि एक दो चीजें नहीं है, बहुत सारी चीजें, इसलिए उसको कॉम्प्लेक्स यानी जटिल बोला जाता है। Which can be referred to as identifiable flow of information through interrelated stages towards the achievement of an objective। अब ये समझ में नहीं आया क्या है तो सीधी लैंग्वेज में बताओ। तो हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है, उस इंफॉर्मेशन को यूज करके हम स्टेज वाइज एक के बाद एक स्टेजेस से हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हैं। तो स्टेज वाइज है इसलिए प्रोसेस है। अगर ये स्टेज वाइज नहीं होता तो प्रोसेस की जरूरत नहीं पड़ती। इट इज अ कंसेप्ट ऑफ डायनामिक रादर देन स्टैटिक। डायनामिक यानी चेंज होता रहता है, स्टैटिक यानी चेंज ना हो। मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस इंक्लूड्स वेरियस एक्टिविटीज एंड सब एक्टिविटीज। बहुत सारी एक्टिविटीज मैनेजमेंट में इंक्लूडेड है। इन सिंपल वेज वी कैन डिफाइन मैनेजमेंट एज, एकदम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, व्हाट मैनेजर्स डू। यानी मैनेजमेंट का मतलब जो मैनेजर करते हैं वो सब मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। तो अगर हम इस डेफिनेशन की बात करें तो भले सिंपल है लेकिन इसमें दो लिमिटेशन। पहली बात, सबसे पहली बात, हमको पता नहीं कि किसको हम मैनेजर गिनेंगे। तो हमारे लिए प्रॉब्लम ये है कि आइडेंटिफाई कैसे करें कि हु कैन बी कॉल्ड एज मैनेजर्स। तो मैनेजर कौन है वो पता नहीं है, क्योंकि हम लोगों को अलग अलग टाइटल देते हैं और उसमें से कुछ लोग मैनेजमेंट के अंदर का बहुत सारा काम कर भी लेते हैं लेकिन फिर भी मैनेजर नहीं कहलाते, और कुछ लोग मैनेजर कहलाते हुए भी बहुत सारा काम नहीं करते। इवन इफ द प्रॉब्लम, चलो हमने देख भी लिया कि इसको मैनेजर बोला जाएगा। अब सवाल ये है कि मैनेजमेंट करने वाला एक्टिविटी कौन सी करेगा, इसको अपने मैनेजरियल एक्टिविटी बोलेंगे। तो अगर इसका सबको अगर एकदम शॉर्ट में समझना हो तो पहली बात बताई गई, फर्स्ट डेफिनेशन यानी फर्स्ट कंसेप्ट क्या है? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब कंसेप्ट और प्रिंसिपल के बेस पर हो। तो दूसरा, ग्रुप ऑफ पीपल।
उसमें उन लोगों के बारे में बात की गई है जो मैनेजमेंट के जरिए से ऑर्गेनाइजेशन की सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर। लेकिन ये डेफिनेशन पॉपुलर होने के बावजूद भी इसमें डेफिनेशन नहीं है, पूरी तरह से डिफाइन नहीं कर पाती। और तीसरी और आखिरी लिखा है प्रोसेस। प्रोसेस यानी सिस्टमेटिक स्टेप बाय स्टेप होने वाला प्रोसेस। तो हम पहले इंफॉर्मेशन के फ्लो को आइडेंटिफाई करेंगे, बाद में स्टेजेस के अंदर उसको ऑब्जेक्टिव तक ले जाएंगे। अब यहाँ पे दो बातें, अगर एक लाइन में अगर इसको डिफाइन करना तो व्हाट मैनेजर, लेकिन दो बातें इसके अंदर लिमिटेशन। पहली बात तो मैनेजर कौन ये पता नहीं है, चलो ये पता भी होता दूसरी बात में कि मैनेजर कौन है तो वो कौन सी एक्टिविटी करते हैं वो पता नहीं है, राइट। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट पहला तुम्हारा कंप्लीट हुआ। अब हम इस लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए, यानी ये जो दो चीजें ऊपर हमने देखी ना, हम ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज को दो हिस्सों में डिवाइड करें। पहली एक्टिविटी ऑपरेशनल एक्टिविटी और दूसरी है मैनेजरियल एक्टिविटी। जो मैनेजरियल एक्टिविटी ने यहाँ नहीं लिखा है, मैं आपको बता दूं इसमें क्या आता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, राइट। लेकिन उसके सिवा जो भी प्रोडक्ट को बनाने से लेके उसको बेचने तक की जितनी भी एक्टिविटीज है वो सब ऑपरेशनल में आती है, बराबर। तो मैनेजमेंट को अगर डिफाइन करना हो तो इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स। However, the problem of defining management as a process is not over because बहुत सारे अप्रोचेस अवेलेबल है। अप्रोचेस यानी अपने बोलते हैं ना, किसी का नजरिया अलग है मैनेजमेंट की तरफ देखने का, तो एक अप्रोच डेवलप हुआ, इसी तरह से दूसरा कोई अलग तरीके से बोले। तो हम यहाँ पे चार अलग अलग ओरिएंटेशन यहाँ देखेंगे, चार ओरिएंटेशन। तो पहले देखो प्रोडक्शन और एफिशिएंसी ओरिएंटेड डेफिनेशन। एमसीक्यू आएगा ये कि किसने ये डेफिनेशन बनाई, तो एफ.डब्ल्यू. टेलर। यहाँ पे हम किसके बारे में बात करते हैं, प्रोडक्शन कितना एफिशिएंटली, कितनी अच्छी तरीके से तुम कर पाते हो उसके ऊपर। तो यहाँ पे डेफिनेशन ये आती है कि मैनेजमेंट इज द आर्ट, उसको पहले तो डिफाइन किया, वो आर्ट है ऑफ डूइंग। पहले तो जानो कि व्हाट यू वांट टू डू, पहले तो ये जानो कि तुम क्या करना चाहते हो, हैं। फिर उसके बाद में ये देखो कि जो तुम करना चाहते हो वो सबसे बेस्ट और सबसे चीपेस्ट तरीके से हो। तो इसमें क्या चीज आई, पहली बात तो आर्ट, दूसरी बात डूइंग व्हाट यू वांट टू डू, और तीसरी बात जो काम हम करवाना चाहते हैं वो सबसे बेस्ट और चीपेस्ट वे से कर। तो ये क्या हो गया तुम्हारी प्रोडक्शन या तो एफिशिएंसी ओरिएंटेड डेफिनेशन। अब दूसरी डेफिनेशन डिसीजन ओरिएंटेड डेफिनेशन। मैनेजमेंट प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग स्टेट्स दैट व्हाटएवर अ मैनेजर डज, मैनेजर जो करता है वो सब, लेकिन वो सब करेगा कैसे करेगा, तो डिसीजन मेकिंग के जरिए से करेगा। तो मैनेजर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है, डिसीजन लेना। ये डेफिनेशन देने वाला कौन, तो स्टैनली वेंट्स, याद रखना है। कौन, स्टैनली वेंट्स। एमसीक्यू, मैनेजमेंट इज सिंपली द प्रोसेस, उसमें क्या बताया, आर्ट नहीं, फील्ड ऑफ स्टडी ने उसने क्या बोला, प्रोसेस। प्रोसेस लेकिन कैसा, डिसीजन मेकिंग का। और फिर कंट्रोल करना है किसको ऊपर, जितने भी हमारे ह्यूमन बींग्स एक्टिविटीज करते हैं उन सबके ऊपर कंट्रोल करना है। फॉर द एक्सप्रेस पर्पस, क्या लिखा है, एक्सप्रेस। एक्सप्रेस पर्पस का मतलब पहले से डिसाइडेड है वो पर्पस, पहले से रखी है ना वो पर्पस ऑफ अटेनिंग प्रीडिटरमाइंड गोल्स, यानी हम गोल्स को अचीव करने के लिए जो कुछ भी करेंगे वो सब इसके अंदर आ जाएगा, हमारे डिसीजन ओरिएंटेड एक्टिविटी डेफिनेशन में आ जाएगा। नाउ इसके बाद आती है मैनेजमेंट पीपल ओरिएंटेड डेफिनेशन। तो यहाँ पे लोगों का कोऑर्डिनेटिव एफर्ट्स है, कोऑर्डिनेटिव यानी संकलित, एक साथ है। वेरियस ऑथर्स हैव व्यूड दैट मैनेजमेंट इज द डायरेक्शन ऑफ पीपल एंड नॉट द थिंग्स। याद रखना है, ये एमसीक्यू में आएगा कि मैनेजमेंट इज द डायरेक्शन ऑफ पीपल एंड नॉट ऑफ द थिंग्स। मैनेजमेंट किसके लिए है, लोगों के लिए, चीजों के लिए नहीं है। इसको बताने वाले कौन, लॉरेंस एप्ली। उनके मुताबिक मैनेजमेंट इज द नेक्स्ट पेज अकम्प्लिशमेंट ऑफ रिजल्ट्स टू द एफर्ट्स ऑफ अदर पीपल, लोगों की मेहनत से किया जाने वाला काम। अब कुंस दूसरा राइटर उन्होंने डिफाइन किया कि मैनेजमेंट इज अगेन आर्ट आया ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद द पीपल। यहाँ पे भी किस पे ध्यान दिया गया, पीपल। आर्ट और
पीपल के ऊपर ध्यान दिया गया। इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज ग्रुप, अब फॉर्मली ऑर्गेनाइज ग्रुप यानी एक पूरा अच्छी तरह से ऑर्गेनाइजेशन बनाते हो जिसमें अलग अलग लोगों को काम सौंपते हैं। These definitions no doubt offer better explanation of the nature of management। यानी पहली तीन डेफिनेशन क्या बता रही है एमसीक्यू कि नेचर ऑफ मैनेजमेंट कैसा है, लेकिन इसमें फंक्शन और एक्टिविटीज के बारे में नहीं लिखा, तो उसके लिए हमको चौथी डेफिनेशन देखनी। इसमें लिखा है कि फंक्शन ओरिएंटेड डेफिनेशन, और इसको देने वाले कौन, तो हेनरी फेयोल, याद रखो। अगेन एमसीक्यू, तो टू मैनेज का मतलब क्या लिखा है, टू फोरकास्ट। पहले तो फोरकास्ट करना यानी पूर्वानुमान लगाओ वो क्या है, एंड टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज एंड टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइज करना, कोऑर्डिनेट करना और कंट्रोल करना। ये मैंने आगे भी बोला, इसमें क्या आते हैं, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोल। अब फ्रॉम दिस व्यू पॉइंट मैनेजमेंट को क्या बोलेंगे, इट इज अ प्रोसेस। अगेन प्रोसेस, दो आर्ट है, दो प्रोसेस है। पहली और तीसरी डेफिनेशन में आर्ट लिखा है, लेकिन दूसरी और चौथी डेफिनेशन में क्या लिखा है, प्रोसेस लिखा है। प्रोसेस इन्वॉल्विंग प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ह्यूमन एफर्ट्स। ये चार चीजों को डायरेक्ट करना पता है, लेकिन किसको डायरेक्ट करना, ह्यूमन एफर्ट्स को। यानी यहाँ मैनेजमेंट के अंदर कौन सेंटर में, ह्यूमन बीइंग सेंटर। किस लिए, कि हम अचीव करना चाहते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को। तो चारों चार डेफिनेशन अगर एक एक लाइन में देख ले, तो पहले तो FW टेलर की प्रोडक्शन एफिशिएंसी डेफिनेशन, प्रोडक्शन या तो एफिशिएंसी ओरिएंटेड डेफिनेशन में क्या बताया गया, आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू, और उसके बाद में देखना कि उसको सबसे बेस्ट और बेस्ट तरीके से किया जाए। दूसरी डिसीजन ओरिएंटेड स्टैनली वेंस की डेफिनेशन, इसमें मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस बताया गया, और वो एक्शन को कंट्रोल करेगा डिसीजन लेने के बाद में, जिससे हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को पूरा कर पाए। पीपल ओरिएंटेड डेफिनेशन में हम पीपल के ऊपर ध्यान देते हैं, थिंग्स के ऊपर देते हैं। इसको देने वाले कौन, लॉरेंस एप्ली और कुल्स, दो। फिर उसके बाद में फंक्शन ओरिएंटेड डेफिनेशन, जिसमें हेनरी फेयोल ने फंक्शन बताया, पहले फोरकास्टिंग, उसके बाद में प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनाइज, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। अब सेकंड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्यों, उसकी जरूरत क्या है। तो पहली बात, मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्रूशियल और साथ में सोसाइटी के लिए भी। तो पहले तो इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज लिखा है। कैसे, तो रिसोर्सेज हमारे पास कैसे है, स्कैर्सिटी में। हमारे पास रिसोर्सेज स्कैर्स यानी स्कैर्सिटी होना यानी अछत में होना इन नेचर, एंड टू मीट द डिमांड ऑफ द सोसाइटी, हम क्या चाहते हैं कि हम उसका यूटिलाइजेशन बेस्ट करें, यानी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन उसका करें, जिससे इंडिविजुअल का और सोसाइटी का इंटरेस्ट मैक्सिमाइज हो पाए और ज्यादा हो पाए। फिर दूसरा लिखा है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। मैनेजमेंट अलग अलग रिसोर्सेज को डेवलप करेगा। याद रखना कि इसमें फैक्टर्स दो है तुम्हारे, ह्यूमन फैक्टर्स यानी इंसान, और नॉन ह्यूमन फैक्टर्स तुम्हारे मशीन, तुम्हारी कैपिटल, वो सब। लॉरेंस एप्ली ने एम्फेसाइज किया कि मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ पीपल। ये एमसीक्यू में आ सकता है कि किसने बताया कि मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ पीपल, तो लॉरेंस एप्ली। वैसे भी पता होना चाहिए कि पीपल के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किसने किया था, लॉरेंस एप्ली ने। नाउ मोस्ट ऑफ द रिसर्चेस आर कैरीड ऑन इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। मैनेजमेंट इज इन्वॉल्व इन दीज ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज। कोई भी रिसर्च करे ना, तो रिसर्च हमेशा ऑर्गेनाइज तरीके से होती है, ऐसे ही कुछ भी लिख नहीं दिया जाता, कोई रिसर्च में नहीं आता ऐसा। नाउ द नेक्स्ट वन, टू इनकॉर्पोरेट इनोवेशन। टुडे चेंजेस आर अकरिंग at very fast rate in both technology and social process and structure। समाज भी बदल रहा है, टेक्नोलॉजी भी बदल रही है। आज ये चेंजेस जो है ना, वो हमको ऑर्गेनाइजेशन में जब लाते हैं ना, तब ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा एफिशिएंट बनते। यानी अगर ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा बनाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, समाज के साथ में या बाजार के साथ में चलना पड़ेगा। फिर इंटीग्रेटेड वेरियस इंटरेस्ट ग्रुप्स। मैनेजमेंट सॉरी ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे लोगों के साथ में कनेक्टेड है। पहले ओनर, उसके बाद में कस्टमर, फिर तुम्हारे सप्लायर, उसके बाद में तुम्हारे कस्ट नहीं बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये सबके साथ में अपने कनेक्ट। हर कोई चाहता है कि हमको सबसे अच्छा फायदा मिले मैनेजमेंट से, ऑर्गेनाइजेशन में से फायदा। तो हम क्या चाहते हैं, जो भी हमारा कंबाइंड आउटपुट है ना,
वो कंबाइंड आउटपुट से सबको मैक्सिमम बेनिफिट मिलना चाहिए। मैनेजमेंट हैज टू बैलेंस दीज प्रेशर्स फ्रॉम वेरियस इंटरेस्ट ग्रुप्स। तो अलग अलग जगह से प्रेशर बनता है। ऑनर ये मांगेंगे कि हमको ज्यादा प्रॉफिट कमा के दो, कस्टमर मांगे कि हमको अच्छी क्वालिटी दो। तो अगर अच्छी क्वालिटी देने जाएंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, बराबर नहीं। तो ये सबके प्रेशर को मेंटेन करके कैसे आगे बढ़ना है, ये कौन बता रहा है, मैनेजमेंट बता रहा है। नाउ द नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी इन द सोसाइटी। मैनेजमेंट प्रोवाइड स्टेबिलिटी इन द सोसाइटी बाय चेंजिंग एंड मॉडिफाइंग रिसोर्सेज इन अकॉर्डेंस। यानी क्या करेंगे, रिसोर्सेज को चेंज करेंगे। कैसे, तो जो एनवायरमेंट चेंज होता है ना सोसाइटी का, उसके मुताबिक। मैनेजमेंट प्रोवाइड्स इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मतलब जोड़ान की भाई, एक दूसरे के साथ में कनेक्ट करना, बिटवीन ट्रेडिशंस एंड न्यू इन्वेंशन, पुरानी चीजों को नई चीजों के साथ में जोड़ता है। एंड सेफ गार्ड द सोसाइटी, और उसके बाद में वो सोसाइटी को इम्प्रूव करने का काम करता है, सुधारने का काम करता है। फ्रॉम द, लेकिन याद रखो वो बचाता भी है सोसाइटी को, किससे, सेफ गार्ड यानी बचाता है। पहली बात तो अनफेवरेबल इम्पैक्ट, समाज के कोई चेंज के कारण अगर अपने को नुकसान होता है तो मैनेजमेंट उससे बचाता है, जिससे हमारा सोसाइटी का जो प्रोसेस है ना वो बराबर से मेंटेन होता रहे। अब थर्ड क्वेश्चन है, देखो मैनेजमेंट आर्ट के साइंस, ये क्वेश्चन कंप्लीट करें। देयर इज कंट्रोवर्सी वेदर मैनेजमेंट इज एन आर्ट और साइंस। कंट्रोवर्सी का मतलब विवाद, विवाद। इस बात पे झगड़ा चल रहा है कि क्या बोले मैनेजमेंट को, आर्ट बोले कि साइंस बोले। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक आर्ट के हैं और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स साइंस के मैनेजमेंट में। इसमें पहले आर्ट देखें तो आर्ट का मतलब ये एमसीक्यू में आता है कि आर्ट यानी क्या, कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ पर्सनल स्किल एंड नॉलेज। तुम्हारे पास जो काबिलियत है ना उसका इस्तेमाल करो, वो आर्ट है। इट इज अ प्रैक्टिकल वे ऑफ डूइंग समथिंग, कोई चीज प्रैक्टिस में रखना, उसको अपने आर्ट बोलते हैं। तो आर्ट यानी याद रखना हाउ ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ये भी है, ये भी आता है, एमसीक्यू है ये भी। हाउ ऑफ ह्यूमन बिहेवियर यानी आर्ट, कैसे करना है कोई काम। आर्ट इज अ स्पेशलाइज्ड प्रोसेस। आर्ट कैसा प्रोसेस है, स्पेशलाइज मतलब सॉरी पर्सनलाइज, यानी जो इंसान तुम्हारे सामने है। अभी समझो कोई ऐसा बोले मुझे फोटोग्राफ खींचना है, मेरा फोटोग्राफ मुझे बनाने के लिए जाना है, तो स्टूडियो में जाऊंगा तो मैं अपनी रिक्वायरमेंट उसको बताऊंगा ना, तो वो फोटोग्राफ मेरा पर्सनलाइज होगा, मेरे मुताबिक बनाया जाएगा, राइट। ऐसे ही एवरी आर्टिस्ट हैज हिज ओन स्टाइल, और आर्ट हमेशा याद रखो क्रिएटिव होता है। क्रिएटिव यानी कुछ नया उसके अंदर हमेशा डेवलप होता है। आर्ट इज रिलेटेड विद ऑब्टेनिंग द डिजायर्ड रिजल्ट्स थ्रू एप्लीकेशन ऑफ स्किल। तो स्किल को अप्लाई करके हम क्या करेंगे, डिजायर्ड रिजल्ट यानी प्रॉपर रिजल्ट हासिल करेंगे। आर्ट इज प्रैक्टिस बेस्ड, आर्ट प्रैक्टिस पे, यानी जितना आर्टिस्ट प्रैक्टिस करेगा ना उतना ज्यादा परफेक्शन लाएगा वो अपने काम में। तो यहाँ पे आर्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स में पहले आता है पर्सनल स्किल, दूसरा प्रैक्टिकल नो हाउ यानी प्रैक्टिस में भी रखने का नॉलेज होना चाहिए। तो रिजल्ट ओरिएंटेड, जो रिजल्ट आएगा उससे पता चलेगा तुमने काम बराबर किया कि नहीं। फिर उसमें क्रिएटिविटी, और हमेशा वो परफेक्शन की तरफ आगे बढ़ता है ना। मैनेजमेंट आर्ट है कि नहीं, तो पहले देखो तो मैनेजमेंट के प्रोसेस के अंदर उसमें भी आपको तुम्हारा नो हाउ यानी तुमने जो नॉलेज हासिल किया उसका और स्किल का इस्तेमाल करना है, जैसे आर्ट में किया जाता है, म्यूजिक और पेंटिंग में जैसे होता है वैसे ही। और वो भी कॉन्क्रीट रिजल्ट यानी कोई चौक्कस रिजल्ट को कंप्लीट करने के लिए तुम ये करते हो। फिर उसके बाद में थर्ड में लिखा है वो क्रिएटिव है, तो इसमें भी हर बिजनेस के अंदर कुछ नया करना पड़ता है। ये पर्सनलाइज है, तो मैनेजर हमेशा एक आर्टिस्ट की तरह से नई सिचुएशन में नया काम करेगा, नए स्टेप्स लेगा। मास्टरिंग इन मैनेजमेंट, उसमें भी आपको एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है। तो आप जितना ज्यादा काम करोगे उतना ज्यादा उसके अंदर परफेक्शन आएगा। तो सारे वो पांचों पांच फीचर उसके अंदर आ जाते हैं। अब साइंस यानी क्या, अगेन एमसीक्यू, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस सिस्टमेटिक यानी वो हमेशा क्या एस्टैब्लिश करेगा, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। यानी अगर दो केमिकल को इकट्ठा किया जाएगा तो उससे तीसरा नया केमिकल मिलेगा। कॉज यानी कारण क्या, दो केमिकल को मिलाना, इफेक्ट क्या, तीसरा नया केमिकल बनना। तो ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप साइंस में। तो इट डेवलप्स प्रिंसिपल्स एंड थियरीज थ्रू कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन। हम ऑब्जर्व करते हैं
अलग अलग चीजों को ऑब्जर्व किया, जैसे न्यूटन ने ऑब्जर्व किया कि ऊपर से सेब गिरा, बराबर है, ये ऑब्जर्वेशन। फिर उसके बाद में एक्सपेरिमेंट किए गए, बाद में रिसर्च के जरिए से एक रूल बनाया गया। सच प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल, ये हर जगह चलते हैं। एज एन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज इट कैन बी टॉट एंड लर्न, उसको सिखाया, याद रखना, सिखाया और सीखा जा सकता है। टॉट यानी सिखाया जा सकता है, लर्न का मतलब उसको सीखा जा सकता है। इन द क्लासरूम एंड आउटसाइड, जरूरी नहीं कि क्लास में बैठकर सीखो, बाहर भी सीख सकते हैं दुनिया में। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स आर सम एग्जांपल्स ऑफ साइंस, ये साइंस के एग्जांपल है। अब मैनेजमेंट साइंस है, तो देखो पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक, तो पहले लिखा है कि उसमें भी सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, दूसरा उसमें भी प्रिंसिपल और थियरीज है, और ये प्रिंसिपल डेवलप कैसे किए, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट और थियोरेटिकल रिसर्च से, रिसर्च करने के बाद इसको डेवलप किया गया है। फिर मैनेजरियल प्रिंसिपल्स, उसका वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन है, हर जगह उसको अप्लाई किया जा सकता है। और मैनेजमेंट की थियरी और प्रिंसिपल्स को अपने सीख सकते और सिखा सकते हैं क्लासरूम में और इंडस्ट्री में, क्लासरूम के अंदर भी और क्लासरूम के बाहर भी। अब सवाल कि नेचर ऑफ साइंस ऑफ मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट कौन सा साइंस, वो सोशल साइंस है, वो ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है, पर उसके प्रिंसिपल है ना हार्ड एंड फास्ट लॉज नहीं, जैसे फिजिक्स में होता है या केमिस्ट्री में होता है कि दो केमिकल को मिला के यही तीसरा केमिकल मिलेगा, तो हर बार मैनेजमेंट में ऐसा नहीं होता। जब इट्स प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल, दे कैन बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट और सिचुएशन, सिचुएशन के मुताबिक उसको बदला जा सकता है। मैनेजमेंट कंपैरेटिवली यंग है और ग्रोइंग, अभी डेवलप हो रहा हुआ साइंस है। वो कौन सी सेंचुरी में डेवलप हुआ, 20th सेंचुरी में। उसको हम अप्लाइड साइंस बोल सकते हैं। अप्लाइड साइंस का मतलब प्रैक्टिस में रखा जाने वाला साइंस। मैनेजर हैज टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल जस्ट लाइक मेडिकल और लीगल प्रैक्टिशनर, जब तक अप्लाई ना करो ना तब तक बिल्कुल कागज का टुकड़ा है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट को अपने इनएग्जैक्ट या तो सॉफ्ट साइंस बोलेंगे, बिकॉज मैनेजर्स एग्जैक्टली बता नहीं सकते कि फ्यूचर में ऐसा ही होगा, और हर सिचुएशन में एक जैसा बिहेव नहीं करते वो, इवन सेम सिचुएशन में भी एक जैसा बिहेव नहीं करते। तो अगर हम बात करें कि मैनेजमेंट क्या है, तो बोथ साइंस एंड आर्ट दोनों है। पर एमसीक्यू में आ सकता है ओल्डेस्ट ऑफ एन आर्ट, आर्ट की तरह से वो पुराना है लेकिन साइंस की तरह से वो नया है। तो मैनेजर के पास नॉलेज होना चाहिए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का, मतलब वहां पे वो साइंस है, लेकिन उसके पास उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की स्किल होनी चाहिए, वो आर्ट है। तो यहाँ पे थियरी और प्रैक्टिस दोनों, थियरी जब तक है ना वो साइंस है, प्रैक्टिस आता है वहाँ आर्ट आ जाता है। तो ये दोनों साइड बाय साइड जाते हैं और इसी से फंक्शनिंग तुम्हारा कंप्लीट होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन, डू यू एग्री। प्रोफेशन व्यवसाय, management is considered as a profession even though it does not possess all the features of profession. A profession is an occupation, profession का मतलब क्या, occupation यानी एक बिजनेस एक्टिविटी नहीं, खाली एक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसके अंदर आपको क्या चाहिए, स्पेशलाइज नॉलेज। अगर आपको प्रोफेशनल बनना है तो जैसे डॉक्टर बनने के लिए आपको एमबीबीएस की डिग्री लेनी पड़ती है, स्किल चाहिए, फिर उसके बाद में आपको प्रैक्टिस करवाएंगे वो 2 साल गामड़े में, एंड देन आफ्टर आपको ट्रेनिंग देंगे। और डॉक्टर क्या बोलेगा, हमेशा मैं तो प्रैक्टिस करता हूँ। 80 साल का बुढ़ा भी हो जाएगा तो भी क्या बोलेगा, मैं प्रैक्टिस। वकील भी वही बोलेगा, मैं प्रैक्टिस करता हूँ। तो चार्टर अकाउंटेंट भी बोलेगा कहाँ प्रैक्टिस करते हो। तो प्रैक्टिस का मतलब ये होता है कि वो हमेशा है ना सीखता ज रहता है, तो उसके हमेशा ट्रेनिंग चलती ज रहती है। दीज स्किल्स आर यूज फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, अब सोसाइटी के लिए ये स्किल को यूज करते हैं, एक इंसान के बेनिफिट के लिए नहीं, सबके लिए होता है। पर प्रोफेशन के सक्सेस को मेजर करना हो तो उसके लिए अपने ये नहीं मानते कि खाली पैसे उसके अंदर मायने रखते हैं। फॉलोइंग आर द एसेंशियल फीचर्स ऑफ प्रोफेशन, एग्जिस्टेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। क्या होना चाहिए, एक तो तुम्हारे पास बॉडी ऑफ नॉलेज मतलब एक डिग्री होनी चाहिए, बराबर। दूसरा, फॉर्मल मेथड ऑफ एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, उस मेथड को फॉलो करने के लिए, यानी जो तुम्हारे पास नॉलेज हासिल करना है ना,
उसके लिए एक एग्जाम होगी, और वो एग्जाम कौन लेगा? एक बॉडी का। जैसे अगर लॉयर बनना हो तो बार काउंसिल का सर्टिफिकेट चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना हो तो ICAI का, डॉक्टर बनना हो तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल नहीं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का आपको सर्टिफिकेट चाहिए, IMA। अब एग्जिस्टेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन, जैसे मैंने बोला बार काउंसिल क्या है? बार काउंसिल एसोसिएशन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ एथिकल कोड्स। अगर तुमने अंडर एन ओथ यानी कसम खा के झूठी गवाही दी या वकील ने झूठी गवाही दिलवाई तो वकील का लाइसेंस सस्पेंड हो जाएगा, समझे? इसको एथिकल कोड बोलते हैं, यानी पनिशमेंट का उसके अंदर प्रोविजन होता है। एंड लास्ट में आता है सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव यानी ये सेवा देगा, इसमें कोई चीज नहीं प्रोवाइड की जाती, सिर्फ सर्विस दी जाती है। तो अब उसको देखते हैं वन बाय वन। पहले एग्जिस्टेंस ऑफ नॉलेज, तो प्रोफेशन में आपको सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज की जरूरत पड़ती है, सबसे अलग, इसके लिए नॉलेज अलग। मैनेजमेंट को भी हम ऐसे ही हासिल करते हैं, तो मतलब ये रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट सेटिस्फाई करता है। फिर फॉर्मल मेथड ऑफ अक्वायरिंग नॉलेज, तो आपको MBBS की एग्जामिनेशन पास करनी पड़ती है डॉक्टर बनने के लिए। ऐसे ही अगर आपको मैनेजमेंट बनना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप अंगूठा छापो तो भी मैनेजर बन सकते। मैनेजमेंट करने के लिए धीरू भाई अंबानी 8 फेल, 8वीं फेल थे, बराबर। तो इतना बड़ा एम्पायर क्रिएट करने वाले मैनेजर अच्छे बने, पर वो पढ़े लिखे नहीं थे। तो आपके पास नॉलेज ना भी हो ना कोई, यानी मतलब फॉर्मल ट्रेनिंग ना भी हो ना तो भी चले। फिर इसके बाद में प्रोफेशनल एसोसिएशन, एक एसोसिएशन है ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, लेकिन कोई मैनेजर बना हुआ इंसान वहां से अपना मेंबरशिप का सर्टिफिकेट ले, वो कंपलसरी नहीं है। मतलब जैसे MBBS कंप्लीट करने के बाद मैंने अगर समझो लॉयर की डिग्री ली है, लेकिन अगर मैं सनद नहीं लेता ना जब तक, तब तक मैं कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकता। तो LLB तो हो गया, लेकिन उसके लिए पहले मुझे क्या करना पड़े? प्रोफेशनल एसोसिएशन से मेंबरशिप का सर्टिफिकेट लेना पड़े, जो मुझे रेगुलेट करेगा। लेकिन मैनेजमेंट के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। फिर रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, कोई भी आदमी ऐसे ही आ नहीं सकता डॉक्टर बनने के लिए। ऐसा नहीं चलो मेरे को सब आता है, मैं 20 साल तक डॉक्टर के हाथ के नीचे काम किया हूँ तो मैं डॉक्टर बन जाता हूँ, ऐसा नहीं बोल सकता। मुझे क्वालिफिकेशन हासिल करनी पड़ेगी, एग्जाम पास करनी पड़ेगी तभी। फिर बाद में एग्जाम तो पास करो, लेकिन बाद में मैं उस प्रोफेशनल एसोसिएशन का मेंबर भी बनूंगा, लेकिन ऐसी कोई रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट के अंदर नहीं। फिर एथिकल कोड्स, जिसको अपने कोड ऑफ कंडक्ट बोलते हैं। इन एवरी प्रोफेशन every professional member has to maintain some standards of ethics। ये एथिक्स का स्टैंडर्ड, इसका मतलब अगर डॉक्टर ऑपरेशन के टाइम पे, या कबीर सिंह में तुमने देखा था, और दारू पी के अगर ऑपरेशन करेगा, भले पेशेंट बच जाएगा, फिर भी उसका लाइसेंस सस्पेंड हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे मैनेजमेंट के अंदर ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट के अंदर कोई इंसान पूरी की पूरी कंपनी डुबा के भी दूसरी जगह पे जॉब ले ले, एक पूरी कंपनी डूब भी गई ना उसके गलत डिसीजन के कारण, तो भी उसको कोई सजा नहीं होती उसके कारण। अब सर्विस मोटिव, यहाँ पे भी सर्विस देने का मोटिव होता है, तो सोशल इंटरेस्ट ध्यान में रखना है, सोसाइटी के लिए अपने सर्विस देते हैं। मतलब मैनेजर मैनेजमेंट के अंदर कोई प्रोडक्शन नहीं करता है, पर वो प्रोडक्शन करने के लिए आपको गाइडेंस देता है, मतलब सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करता है। तो ये है, ये कैरेक्टरिस्टिक है। मतलब 5 में से पहला और छेला खाली मैनेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक प्रोफेशन का आता है साथ में, प्रोफेशन के साथ में, बाकी 3 बीच वाले नहीं आते। मैनेजमेंट को हम ऐसा बोल सकते हैं कि उसके अंदर प्रोफेशन के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, तो इसको अपने प्रोफेशन की तरह से नहीं गिन सकते, पर उसको अपने एक डेवलपिंग प्रोफेशन बोल सकते हैं। पर अभी तक उसको प्रोफेशन का स्टेटस अचीव नहीं हुआ।